ये एक सच्ची कहानी है। इसे प्रेम, बेवफाई, वासना और प्रायश्चित की कहानी कह सकते हैं। प्रेम बस दो व्यक्तियों में होता है, इसमें तीसरे किसी की गुंजाइश ही कहाँ होती है। तभी तो कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। और जब कोई तीसरा बीच में आता है तो जलजला ही आ जाता है। ऐसा ही जलजला आया था रंजन दादा के जीवन में, जिनकी ये कहानी है। आज का अयोध्या उन दिनों का फैज़ाबाद, उसी फैज़ाबाद की सीमा से सटा एक गांव है, गोसाईगंज। वहाँ का एक जमींदार परिवार और उस परिवार के बेटे रजनीश उर्फ रंजन ब्याह कर आई रंजन की सौतेली माँ ने उन्हें अपनी गोद से धकेल दिया था। तब किसी रिश्ते की ताई ने उन्हें पाला था। रंजन ने जब गांव के सरकारी स्कूल से इंटर पास किया तो जिदिया गए कि आगे की पढ़ाई के लिए तो उन्हें लखनऊ ही जाना है। लंबे पूरे गोरे छरहरे हंसमुख रंजन को लखनऊ भेजने का मतलब परदेश भेजना था उन दिनों, लेकिन आखिरकार वे चले ही गए। हॉस्टल से पहली बार गांव लौटे रंजन को देख सबकी आंखें चौड़ी हो गई। बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल का बेल बॉटम, छींटदार कमीज और कानों तक लंबे बाल, पूरा हुलिया ही बदल गया था उनका। मिनट मिनट पर कंघी से अपने बालों का फुग्गा संवारते रंजन अपने बराबर के लड़कों के बीच ईर्ष्या का विषय बन गए थे। एक बार होली के फागुनी मौसम में लखनऊ से उनके साथ एक सुकन्या भी गांव चली आई। तर्क था कि उसे गांव देखना है। रंग वाली होली के दिन जीनत अमान सरीखी दिखने वाली वो बाला अब जब रंजन के साथ खैके पान बनारस वाला पर गाने पर नाची तो गांव के बुजुर्गों का पारा हाई हो गया। लेकिन रसिक रसिया और शौकीन होते जा रहे रंजन पर इसका कुछ असर नहीं था। जल्द ही घर वाले उनके ब्याह के लिए सोचने लगे। कहीं जात को जात लड़की घर में लेता आया तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी, भले ही बीए पूरा हो या ना हो। तब तक रंजन दादा 2 साल फेल भी हो चुके थे। जब रिश्ता पक्का हुआ तब रंजन ने छूटने के बड़े दांव पेच लगाए, लेकिन ऐसी घेराबंदी की गई कि उन्हें हामी भरनी ही पड़ी। वे लड़की देखना चाहते थे लेकिन वो भी संभव ना हुआ। फिलहाल निश्चित तिथि आने पर सिर पर मोर और कमर में कटार बांधे सूट बूट में सजे धजे रंजन दादा बने बारात लेकर चल दिए। जयमाल से फेरों तक, फेरों से विदाई तक रंजन का मुंह उतरा ही रहा। फिर जब विदा के बाद दुल्हन को लेकर रंजन घर आए तो उनकी दुल्हन सुरीली घर की डोरी के दरवाजे पर फंस कर रह गई। घर की औरतें उनका घोर सांवला रंग और भारी शरीर और फैली नाक देखकर मुंह में पल्लू दबाकर हंस पड़ी और रंजन तुरंत ही गठबंधन खोल बरामदे की तकत पर जा बैठे गए। दोनों हाथों से मुंह ढांप कर फुट फुट कर रो पड़े। अम्मा कौन जन्म का बदला निकाला है, वे कहते जा रहे थे और बिलखते जा रहे थे। उस दिन से रंजन की हंसी को जैसे सूखा रोग लग गया। दिन गुजरते गए। पहले ही साल में सुरीली भाभी को बेटा हुआ। रंजन ने भी अब सब्र कर लिया था। वे सुरीली भाभी को दुल्हन कहकर पुकारते थे तो भाभी के सांवले मुखड़े पर एक अजब सुलगाई छा जाती। फिर तो हर बरस सुरीली भाभी की गोद हरी भरी होती रही और धीरे धीरे 7 साल में 5 बच्चे हुए तो सुरीली भाभी का सुरीला स्वर कर्कश होने लगा। भाभी उन संतानों को पालने पोसने में रमती गई। घर के खर्चे बढ़ते लगे, साथ ही कलह कलेश भी। अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा पत्नी को देकर रंजन मस्त रहा करते, निश्चित रहते। भाभी कटौती करके किसी तरह गृहस्थी चलाती, उससे रंजन को कोई मतलब नहीं रहता। वे पहले की तरह रसिया छलिया छेल छबीले बने, अपने संचित यौवन को सेंधते रहे। शादी ब्याह हो या होली की रंगीनियां, रंजन का रास रंग हर जगह महकता। स्त्रियों की मंडली में वे बेलोस होकर नाचते। कई बार भाभी का खिसियाया चेहरा देखकर तरस आता, लेकिन उनकी शान शर्मिलतियाँ भी गजब की थी। आज मुझे लगता है कि उन्हें अपने दाम्पत्य पर अटूट विश्वास था। रंजन कहीं भी जाए लौट कर उनके पास ही आएंगे। लेकिन ब्याह के 25 वर्षों के बाद उनका यह विश्वास टूट गया। विश्वास क्या टूटा, भाभी ही टूट गई। एक बहू और 2 दामाद घर आ चुके थे। बाकी 2 संतानें भी विवाह योग्य थी। उन दिनों रंजन कई बार इधर उधर कहते पाए गए कि वे अब अपनी गृहस्थी परिवार दाम्पत्य से ऊब चुके हैं। उन्हें लगता है, बल्कि विश्वास है कि घर वाले उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ना, संन्यास तो नहीं लेंगे वे। दरअसल उन्हें जिस प्यार की तलाश है वो प्यार उनको घर में ही मिल ही नहीं पा रहा था। अब क्या किया जाए? प्रश्न था कि अगर वे सच्चे प्यार की तलाश में भटक रहे थे तो ये 5 संतानें कैसे पैदा हुई? जाहिर था जवाब हास्यास्पद होता। घर वालों ने इसे हल्के में लिया। लेकिन आखिरकार एक दिन रंजन सच में ही घर छोड़कर चले गए। भाभी की जवाबदेही कमज़ोर पड़ गई। दबी ढकी बात एक दिन खुल ही गई कि रंजन ने शहर में अपनी किसी प्रिया के साथ घर बसा लिया है। घर क्या बसाया, बिन फेरे हम तेरे वाला साथ था। उनकी प्रिया सच में जीनत अमान जैसी थी। कोई एक जो शहर गया था उसी ने लौटकर आंखों देखा सब हाल सुनाया था। साथ ही रंजन का संदेश भी बताया जो उससे कहा गया था।
कि जिसके साथ वो रह रहे हैं वे उनका तन मन आत्मा सभी कुछ तृप्त करती है, या शायद ऐसे कहा जाए वो उनके लिए ही बनी है। अपनी उसी प्रिया में उन्हें सारे रिश्ते मिल गए हैं, इसलिए अब वापस लौटने का उनका कोई इरादा नहीं। बिरादरी की भीड़ में से कोई बोल पड़ा, बुढ़ा सटिया गया है। बड़ी बदनामी हो रही थी। भाभी का उतरा चेहरा और भी उतरता चला गया, लेकिन हर पल बच्चों की समस्याओं से जूझती गृहस्थी की गाड़ी अकेली ही खींचती रही। बूढ़े सास ससुर के ताने सुनकर भी उनकी सेवा टहल करती रही। माँ बाप के अनसमय में भी रंजन नहीं आए। छोटे से कस्बे में लोगों के ताने उपहास सुनकर पहले तो भाभी विचलित होती थी, फिर धीरे धीरे पत्थर हो गई। सुहाग बिना तो सब कुछ सूना होता है। औरत का बच्चे अपनी दुनिया में रमते गए। घुलते घुलते भाभी एक दिन खटिया से लग गई। बीते दिनों को याद करते भाभी की आंख के कोरों से लगातार आंसू बहते रहते। नज़र धुंधला गई। कोई खाना खिला देता तो एक आध कोर खा लेती, वरना चुप पड़ी रहती। धीरे धीरे 10 बरस बीत गए। इस बीच कितनी सर्दियाँ चली गई, कितने बसंत विदा हो गए। अनगिनत ग्रीष्म भी तेज धूप से जमीन आसमान तपाते रहे। नहीं लौटे तो रंजन भाभी की अंतहीन परीक्षा। फिर एक दिन गांव में शोर मचा, रंजन लौट आए हैं, रंजन लौट आए हैं। आंखों में अजीब सा सूनापन, बेहद धीमी चाल, बालों में गुजरे समय की सफ़ेदी, त्वचा पर उम्र का असर। रंजन लौटे, बूढ़े बीमार, पराजित, टूटे झुके, खुले दरवाजे से सिर झुकाए भीतर घुसे। ये वही दरवाज़ा था जिसमें बरसों पहले सुरीली भाभी फंस कर रह गई थी। आज वही भाभी कंकाल बनी खटिया पर पड़ी थी। अपराधी से रंजन पत्नी के पास जाकर जमीन पर बैठ गए। दरवाजे पर भीड़ लग गई थी। दुल्हन जागो, कुछ बोलो। रंजन ने अपनी धर्म पत्नी को रूंधे स्वर में पुकारा। भाभी की मुंदी पलकें फड़फड़ाई, जैसे उनके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उन्होंने बरसों बाद लौटे पति को देखा। ऐसे लगा उन्होंने पति को पहचान लिया। आंखें खुली और अधर कुछ कहने को खुले, फिर खुले ही रह गए। प्राण पंछी की प्रतीक्षा पूरी हो गई थी, वो उड़ ही गया। रंजन बिलख बिलख कर रो दिए। खटिया की पाटी पर सिर पटकते रहे। अर्थी पर सोई पत्नी की मनाग में सिंदूर भरते हुए कुछ कुछ बुदबुदाते रहे। अपने किए धोखे का प्रायश्चित करना चाहते थे, लेकिन नियति ने इसका अवसर नहीं दिया। मैं नहीं जानती कि रंजन ने सुरीली भाभी से कभी प्यार किया था या नहीं, लेकिन सुरीली भाभी के जीवन में आने वाले पहले पुरुष थे। उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया था पति को। शायद इस बात का एहसास रंजन को जीवन की संध्या बेला में हो पाया था, लेकिन जब हुआ वह बहुत देर हो चुकी थी। तब से रंजन उसी खटिया की पाटी पर सिर टिकाए बैठे रोते रहते थे। ये सब ने देखा था। बहुत ही जल्दी एक दिन वे उसी मुद्रा में मृत पाए गए। मुझे लगा था रंजन की प्रेम कहानी का बस यही अंत हो गया है, लेकिन नहीं, अभी कुछ शेष रह गया था। जल्द ही किसी काम से शहर जाना हुआ था मेरा। तभी याद आई अनिका। बस यूं ही उससे मिलने को जी चाहा, जबकि अरसे से हम दोनों संपर्क में नहीं थे। एक समय वो था जब कॉलेज में हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। उसी मोह से खींची मैं उसके घर चली गई। कोई तो होगा वहाँ सोचा, लेकिन जिसने दरवाज़ा खोला वो अनिका ही थी। मैं चौंक गई। उसे देखकर क्यों सब कुछ बताना जरूरी तो नहीं था। भीतर जाकर पहला सवाल था मेरा, तू यहाँ अकेले शादी वादी? अनिका मुस्कुराई। घर बसा था मेरा, लेकिन वो कहते कहते रुक गई। फिर थोड़ा रुक कर बोली, पता नहीं क्यों वो छोड़ गए। मुझे लौटेंगे ज़रूर, एक दिन विश्वास है। मुझे एक तस्वीर की तरफ उसने इशारा किया। देख, वो है ना मेरे पति। मैं स्तंभ थी, क्योंकि वो रंजन दादा की तस्वीर थी।
मैंने इन्हें अपना पति माना है। मुझे पता है इनकी पत्नी है, परिवार है। शायद वे उधर ही चले गए हैं, लेकिन वे लौटेंगे, मुझे विश्वास है। 10 साल बड़े ही अच्छे कटे हमारे। झगड़ा बस एक आखिरी बार हुआ था, जब मैं उनसे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने की जिद कर बैठी थी। रजनीश तभी मुझे छोड़ गए, लेकिन वे वापस आएंगे ज़रूर। अनिका ने तस्वीर के पास रखी सिंदूर की डिब्बी उठा ली। मैं सकते में थी। क्या इसे कुछ भी पता नहीं? तरस आया, कौन खबर करता इसको। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ले ली और सिंदूर को ज़मीन पर गिरा दिया। साहस कर मैं कह उठी, अब ये कभी वापस नहीं लौटेंगे अनिका। जहाँ ये चले गए हैं वहाँ से कोई वापस नहीं आता। तुझे शायद नहीं मालूम होगा कि रजनीश गांव के रिश्ते से मेरे भाई लगते थे। वो मेरे रंजन दादा थे। मैं इस बार अनिका का चेहरा सफ़ेद पड़ता चला गया।